वृहद शिलालेख। शिला मतलब क्या होता है? पत्थर। इन वृहद शिलालेख में क्या है? राजकीय घोषणाएं, राज्य की जो घोषणा है वो सब आपको दिखेंगी। जैसे आज की हमारी सरकार बहुत सारी घोषणा करती है कि भाई आज से आप लोगों को एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा, या आज से नोटबंदी लागू की जाती है, ये सारी घोषणाएं। ऐसे पुराने टाइम में ये घोषणाएं कैसे होती थी? या तो पत्थर पे लिखवा दिया जाता था, या और तरीके ढोल बजवा के एक तरीके से लोगों को बताया जाता था। और ऐसी जो घोषणाएं जो वृहद शिलालेख में बड़े बड़े स्तर पर लिखी हैं, ये हमें 14 दिखाई देती हैं, और इनके स्थान 8 स्थानों पे है। और अशोक ने इनको लिखवाया, इसका मेन मकसद यही था कि कैसे लोग जाने। और हमने देखा भी था कल कि भाई कौन कौन सी भाषा में ब्राह्मी, खरोष्टी, इन सब के बारे में लिखवाया। और जेम्स प्रिंसिप वो पहले व्यक्ति थे जिसने सबसे पहली बार इनको पढ़ा। और 1837 में हमें पता चला कि भाई कैसे ये स्तंभ किसने लिखवाए। तो सबसे पहला जो राजकीय शिलालेख है, उसमें जो हमें बातें पता चलती हैं, पशु बलि की निंदा। बलि की निंदा। अशोक कहते हैं कि किसी को भी पशु की बलि नहीं करनी चाहिए। और ये लोग पशु बलि की निंदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसी समाज में जरूरत होती है उस हिसाब से मूल्य बनते हैं। अभी इनको जरूरत है पशुओं की। किसके लिए? पहला तो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। दूसरा परिवहन के लिए। तो इन्हें इन सब काम को करने के लिए पशु की जरूरत है। इसलिए यहाँ के समाज में ये मोरल वैल्यू बनेगी कि पशु को नहीं मारना चाहिए। इसलिए वो निंदा भी करते हैं, और जो लोग इसको नहीं मानते उनको सजा भी मिलती है। दूसरा जो पिलर्स है इनका, उसमें क्या लिखा हुआ है? चिकित्सा मिलेगी। किसको? ये बोलते हैं सबको चिकित्सा मुफ्त में मिलेगी, और वो चाहे पशु हो या फिर मानव। आज भी हमारी सरकार बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें हम लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अशोक की बात यह है कि उसने पशु के लिए भी और मानव के लिए भी। इससे पता चलता है उनके यहाँ पशुओं का महत्व क्या था, कि वो इतना ध्यान देते हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं। जैसे कोरोना में हमने देखा, तो हमारी सरकार ने भी गरीब लोगों को फ्री में वैक्सीन अवेलेबल करवाई। तो एक तो ये था कि उनकी स्वास्थ्य सुधरे, दूसरा कारण ये था कि उनसे दूसरे में कोई बीमारी ना जाए। ऐसे ही उस समय भी ये राजा महाराजा ये सारे काम करते थे, जिससे कि वहां पर ये सारी बीमारियों से या जो भी दिक्कत आती है उनसे बचा जा सके। अगली बात, इसी में दूसरे में ही वो कुछ राज्यों का जिक्र करते हैं जो भारत के दक्षिण भारत में रहते हैं, जिनमें है चोला, पांडे। इनके बारे में भी जिक्र मिलता है कि इन राज्यों से ये लोग जुड़े हुए थे, या कहो उस समय दक्षिण भारत में भी राज्य थे जो अशोक के समय रूल करते थे। तो आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के समय पाए जाने वाले दक्षिणी राज्य कौन कौन से थे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अशोक के समय चोल, पांडे, ताम्रपाणी, जिसे आज के समय श्रीलंका कहते हैं, इसका भी जिक्र अशोक करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग इन राज्यों के बारे में जानते थे। अगला जो तीसरा इनका अभिलेख है या शिलालेख है, इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का नाम है जो काम करते हैं। और उन अधिकारियों में एक है युक्त, दूसरा है रज्जुक, तीसरा है प्रादेशिक। ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो काम करते हैं। तो ये अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था या मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी हैं।
युक्त कौन होता था? युक्त ऐसा है निम्न स्तर का अधिकारी, जैसे आज के टाइम में लेखपाल। लेखपाल के बारे में सुना होगा आपने, जो रिकॉर्ड रखता है, यह भेज लेने आता है, ये गांव के हर खेत का रिकॉर्ड रखता है, हर चीज को देखता रहता है। तो लेखपाल का काम है एक तरीके से रिकॉर्ड रखना, और ये सबसे छोटे स्तर का अधिकारी है, निम्न स्तर का, ग्राउंड लेवल पे जिसको काम करना है। ये युक्त या लेखपाल रज्जुक को अपनी सारी बातें बताते थे, और रज्जुक का काम होता था ग्रामीण प्रशासन को देखना। तो रिकॉर्ड तो इसने मेंटेन कर लिया, लेकिन कानून व्यवस्था कौन मेंटेन करेगा? रज्जुक। तो गांव में क्या हो रहा है, इस सब को देखने की जिम्मेदारी रज्जुक की है। तो कानून व्यवस्था देखने का सारा काम रज्जुक का है। और अगला, प्रशासनिक या प्रादेशिक कौन होता था? प्रादेशिक जिले का सर्वोच्च अधिकारी, ये जिला का सर्वोच्च अधिकारी, जिसे आज के हिसाब से आप कह सकते हो आईएएस अधिकारी होता था, डीएम, कलेक्टर। तो ऐसे तीन हमें दिखते हैं। पहला हमने देखा युक्त, जो लेखपाल निम्न स्तर का रिकॉर्ड रखता है गांव का। रज्जुक ग्रामीण का प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था देखता है। प्रादेशिक जिले का सर्वोच्च अधिकारी, और इसका ऐसा है जैसे आईएएस अधिकारी, इसके नीचे ये सब लोग काम करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बोला जाएगा युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, ये प्रशासनिक अधिकारी किसके साम्राज्य में काम करते थे? अशोक के, अकबर के, या किसी और के? ऐसे क्वेश्चन पूछे, या एक क्वेश्चन पूछा जाएगा युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक क्षेत्र प्राचीन काल में काफी उपयोग में रहते थे, इनका संबंध है सिक्कों से, मृदभांड से, प्रशासनिक अधिकारियों से, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीसरे पिलर में ये तीन प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, इनका जिक्र है। चौथे पिलर में ऐसा कुछ है नहीं जो महत्वपूर्ण है, तो उसके बाद हमें पांचवा दिखता है, फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाले में क्या बात की गई है? एक और अधिकारी की बात की गई है, और उसका नाम है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। अशोक अपने समय में एक सामाजिक आचार संहिता लॉन्च करेगा, जिसे हम कहेंगे धम्म। धम्म क्या है? एक सामाजिक आचार संहिता है। सामाजिक आचार संहिता का मतलब क्या होता है? जो हमें नैतिक शिक्षा देती हो, जैसे बड़ों का पैर छूना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें आपको धम्म की नीति में दिखेंगी, और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि पूछा जाता है। तो अशोक की सामाजिक नीति का हिस्सा था धम्म। लेकिन जो इन बातों को मानता नहीं था, उसको मनवाने के लिए किसी को तो रखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एक अधिकारी होता था धम्म महामात्र। ये अधिकारी इस चीज की ध्यान रखता था कि कौन से लोग हैं जो इन सामाजिक आचार संहिता को नहीं मान रहे। जैसे आप कहीं भी बड़े परिवहन में जाओगे या मेट्रो में जाओगे, तो वहां पे बहुत सारी बातें लिखी होती हैं कि आप लोगों को यहाँ पे थूकना नहीं है, कूड़ा नहीं गिरना, और अगर गिरा तो आप लोग कैमरे की निगरानी में आपसे इतना फाइन लिया जाएगा। तो उस समय कैमरे तो नहीं थे, लेकिन लोगों को तो अपॉइंट किया जा सकता है ना, तो इसलिए अशोक ने धम्म महामात्र को नियुक्त। तो ये सारी बातें एक तरीके से इन्होंने लिखवाई। तो धम्म मात्र या उसकी सामाजिक आचार संहिता को अशोक ने लिखवा दिया। उसके बाद अगले जो पिलर है, सिक्स वाला, उसमें अशोक बात करेगा कल्याणकारी राज्य की। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी देश के कुछ काम होते हैं। पहला काम तो है शांति बनाना, लेकिन क्या शांति से ही काम चल जाएगा? उसके अलावा उन्हें लोगों को कुछ सुविधाएं भी देनी है ना।
चिकित्सा देना, परिवहन सुविधा देना, लोगों को शिक्षा देना, ये सब भी एक राज्य का काम होता है। और जो राज्य ये सब काम करता है पुलिस के अलावा, उसे ही कहते हैं कल्याणकारी राज्य। आज के समय में भी हमारी सरकार बहुत सारी चीजें देती है, सब्सिडी देती है। हम गैस सिलेंडर लेते हैं तब सब्सिडी मिलती है। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं। ऐसे ही अशोक ने भी अपने यहाँ कल्याणकारी कार्य करवाने के लिए बहुत सारी चीजें बोली। और अशोक बोलता है इस पिलर में, जनता का हित सबसे ऊपर है, जनता ही सबसे ऊपर है और मैं जनता का एक तरीके से सेवक हूं। और इसलिए जब भी आपको कोई जरूरी काम हो और आप लोगों को लगे कि मुझे बताना जरूरी है, तो चाहे मैं भोजन कर रहा हूं या मैं सो रहा हूं, आप लोगों को मुझे बताना है और मैं तुरंत हाजिर होऊंगा और जनता के सेवक के नाते मैं कार्य करूंगा। जैसे आजकल के भी हमारे नेता बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं ना कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता का नौकर हूं, चौकीदार हूं। ऐसे ही अशोक अपने कर्तव्य की बात करते हैं। तो जो महान राजा होता है या महान नेता होता है, वो हमेशा ये बोलेगा मैं जनता का सेवक हूं। उसका कारण क्या होता है, जनता को अच्छा लगता है और जनता का समर्थन भी आपको तभी मिलेगा। तो ये सारी बातें अशोक भी लिखवाते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे सूचना दें और मैं तुरंत हाजिर हूंगा। ये सारी बातें अशोक लिखवाते हैं। तो इससे हमें एक चीज और पता चलती है, मौर्य काल का जो साम्राज्य था वो लोक कल्याणकारी भी था, जनता का ध्यान रखता था। सिर्फ ये नहीं कि राजा अपने ऐशो आराम का ध्यान रखता था, तो वो जनता का भी ध्यान रखता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो उस समय हमें दिखाई देती। अगला 7वें और 12वें में, 7th और 12वां जो इनका स्तंभ था, आपको नंबर याद नहीं रखने, बस आपको ये याद रखना है कि इनमें बातें क्या हैं। बातें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इस 7वें और 12वें में अशोक बात करते हैं धार्मिक सहिष्णुता की। धार्मिक सहिष्णुता, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो अगर आप अपने धर्म को अपनाकर दूसरे धर्म से नफरत नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप लोग धार्मिक सहिष्णु हो, या दूसरे धर्म के लोगों से प्यार से बात करते हो। ये नहीं कहते कि अरे ये तो तिलक नहीं लगाता, पगड़ी पहनता है तो इसका धर्म बेकार है। इसीलिए अशोक अपने पब्लिक के लिए लिखवाते हैं कि आप सबको धार्मिक सहिष्णुता के साथ काम करना चाहिए। उस समय जो फेमस धर्म थे, बौद्ध था, जैन था, इसके अलावा ब्राह्मण धर्म था, ये 3 धर्म काफी ज्यादा फेमस थे। तो अशोक कहते हैं कि मैं बेशक बौद्ध धर्म को अपनाता हूं, लेकिन मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं और आप सब जनता को भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा धर्म महान है, क्यों, क्योंकि उसका धर्म घटिया है इसलिए महान है। तो ये सारी चीजें गलत है। तो अशोक अपने समाज में शांति रखने के लिए सबके धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते थे। ये भी उनका एक काम। 8वां जो उनका पिलर था, 8वें पिलर में वो धम्म यात्रा, कि आप लोगों को धम्म यात्रा करनी चाहिए। अशोक अपने बहुत सारे लोगों को भेजता था प्रचार प्रसार के लिए। और धम्म क्या था, सामाजिक आचार संहिता, कि आप लोग जा जाकर लोगों को समझाओ कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इसमें हमें धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। जैसे अभी हम बहुत सारे तीर्थ स्थल पे जाते हैं, हिंदू धर्म में कोई केदारनाथ जाएगा, बद्रीनाथ जाएगा, मुस्लिम धर्म में कोई मक्का जाएगा, कोई मदीना जाएगा। तो ये सारी यात्राएं जो हम करते हैं, ऐसे ही प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धम्म यात्रा, जैसे अभी मोदी जी रैली निकालते हैं ना बहुत सारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए, ऐसे ही इन्होंने एक तरीके से रैली निकाली और इसी को हम कहते हैं धम्म की यात्रा, एक तरीके से उन्होंने चलाई। 9वां जो इनका स्तंभ है, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं और 9वें में बोलते हैं जन्म, मृत्यु
और विवाह या किसी अन्य समारोह के समय, जन्म हो किसी का, मृत्यु हो या किसी का विवाह हो, या कोई अन्य समारोह किसी ने ऑर्गेनाइज किया है, उस पर हमें ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। और वो अपव्यय है, फालतू का खर्च है। आप लोग अपनी वाहवाही के लिए या कुछ लोगों को ज्यादा स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए अपना पैसा या धन खर्च ना करें। इससे बढ़िया है कि आप उस धन को गरीबों में बांट दें। जिनको इस खाने की जरूरत है उनको खाना मिले, ना कि जो पहले से ही खा चुके हैं उनको आप खाना दो। तो ये सारी बातें अशोक कहते हैं। तो एक तरीके से वो अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे और बोलते थे जो आपके पास धन है उसका उत्पादन में उपयोग करें, अपनी कृषि में लगाएं, अपने पशुओं में लगाएं, अपने जीवन में लगाएं, शिक्षा प्राप्त करें, ना कि आप लोग सामाजिक समारोह करके ये सारी चीजें करें। तो एक तरीके से सामाजिक समारोह में होने वाले खर्च की अशोक निंदा करते थे। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं, उसमें बहुत सारा खाना बच जाता है, फिर वो फेंका जाता है। तो थोड़ी देर के लिए उसमें सम्मान जरूर मिलता है कि हाँ भाई उसके घर खाना खा के आए, लेकिन अंत में उसका इतना लाभ नहीं है, क्योंकि आप खाना उन्हीं को खिला रहे हो जो खा चुके हैं। जब आप उसको खाना खिलाओ जिसको जरूरत है, तब आपके संसाधन का ज्यादा उपयोग। तो ये सारी चीजें अशोक कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। साथ में ही इसके बाद हमें डायरेक्ट 13वां अभिलेख, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 13वां अभिलेख, जिसमें बताया गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो इसमें है। और अशोक कहां गया? अशोक उड़ीसा गए। उड़ीसा में कलिंग जो एक साम्राज्य था उनसे लड़े, और वहां अशोक ने काफी ज्यादा बड़ा नरसंहार किया, वहां के लोगों को मारा, किसी को नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा क्रूरता अशोक ने दिखाई। और इस कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसको एक बात समझ आई, मैं कितना क्रूर आदमी हूं, कितना कठोर आदमी हूं, अपने चंद कुछ लालच के लिए इतने लोगों की जान ले रहा हूं। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसमें मैं बिना लड़े लोगों को एक तरीके से अपना सम्मान भी पा सकूं और लोग मेरी बात भी सुने? यहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद से उसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। अशोक को लगा शांति से भी लोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है, हर बार हिंसा करना जरूरी नहीं है। ये सारी बातें हमें 13वें इनके शिलालेख में मिलती हैं। और यहीं पर अशोक एक जनजाति के नाम का भी जिक्र करते हैं जिसका नाम है आटविक। इन जनजातियों की क्या दिक्कत थी? ये आटविक जनजातियां लुटेरे थे, और जब भी कोई व्यापारी आता था उसको लूट लेते थे। अगर कोई व्यापारी आएगा और उसको कोई लूट ले, तो इसका मतलब आपके व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा, वो बाहर जाके बदनामी करेगा, मत जाना अशोक के साम्राज्य में, वहां पे तो लुटेरे बहुत रहते हैं, मुझे ही लूट लिया। ऐसे ही आज के समय में भारत में अगर कानून व्यवस्था सही नहीं होगी तो कोई भी हमारे यहाँ निवेश नहीं करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आएगा नहीं पैसा देने। तो इसके लिए शांति बहुत जरूरी है। इसलिए अशोक ने आटविक जनजाति के लिए इसमें मैसेज भी लिखवाया और उनको बोला कि आप लोग जो ये लूट मार करते हो ना, या तो इसे छोड़ दो, वरना अभी मैं तलवार चलाना भूला नहीं हूं, कलिंगा सुना है ना आप लोगों ने, तो या तो आप लोग प्यार से मान जाना, वरना तलवार उठानी मुझे भी आती है, और फिर जब कठोरता का यूज होगा तो अपने आप तुम लोग ये सारी चीजें छोड़ दोगे। तो इनको अनुशासन में आने की बात अशोक करते हैं और इनसे बोलते हैं कि भैया अपने उसमें आ जाओ, वरना आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। साथ में इसमें अशोक कहते हैं समस्त प्रजा मेरी संतान है। जितने भी लोग मेरे साम्राज्य में रहते हो, चाहे वो पहले मेरे दुश्मन थे या मित्र थे, सब मेरी संतान है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है जब अलग अलग होता है, लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके लिए सब बराबर है। अब ये नहीं कह सकते कि आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हो इसलिए आपका प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री सबके लिए प्रधानमंत्री है।
ऐसे ही राजा सबके लिए राजा है, चाहे कोई उनसे प्यार करता हो या ना करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें अशोक के वृहद शिलालेख में मिलती हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पहला शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख चिकित्सा मुफ्त में पशु और मानव दोनों को देने की बात की गई है। साथ में कुछ राज्यों का जिक्र है, चोल, पांडे, ताम्रपाणी। तीसरे में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र है, जिसमें युक्त है एक लेखपाल जो निम्न स्तर का काम करता है, रिकॉर्ड रखता है जमीन का। दूसरा उसके ऊपर रज्जुक है जिसका काम है ग्रामीण प्रशासन, कानून व्यवस्था को देखना। और तीसरा प्रादेशिक जिले का अधिकारी, आईएएस ऑफिसर। अगले जो पांचवा है उसमें धम्म महामात्र। धम्म क्या है? एक सामाजिक आचार संहिता, उसको लागू करने के लिए एक अधिकारी है जिसका नाम है धम्म महामात्र। सिक्स वाले पिलर में कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है और अशोक कहता है जनता का हित सबसे ऊपर है, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, शिकार पे हूँ या सो रहा हूँ। अगर जनता के हित की बात है तो मुझे तुरंत सूचना दी जाए और मैं जनता के लिए, कल्याण के लिए हाजिर हूँ। 7वें और 12वें में धार्मिक सहिष्णुता की बात की जाती है, सबको अपने आपसी भाईचारे से अपने विचारों के साथ रहने की आजादी है। 8वें में धम्म यात्रा, धर्म के प्रचार के लिए, सामाजिक आचार संहिता के प्रचार के लिए करते हैं। और 13वां कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन करता है, जहां पे लिखा है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, वो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लेता है और साथ में आटविक जनजाति को सही से रहने की बात भी करता है। तो ये हमने वृहद शिलालेख देखे जो अशोक के टाइम थे। अब हम थोड़े लघु शिलालेख देखेंगे जिससे हमें पता चलता है अशोक के जीवन के बारे में। लघु शिलालेख कब लिखाए गए? जब अशोक कहीं घूमने गए अपने परिवार के साथ, या फिर वो जब राजा बने तो राज्य अभिषेक के बाद आशीर्वाद लेने के लिए कहीं गए, तो वहां जहां जहां स्थान पे गए वहां पर भी उन्होंने बहुत सारे कुछ काम करवाए। उन्हीं को हम कहते हैं लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख थोड़े छोटे हैं, ये ऑफिशियल नहीं है, एक तरीके से उनके जीवन से जुड़े हुए हैं या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं। तो लघु शिलालेख, ऐसे कुछ शिलालेख हमें देखते हैं, इनमें भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अशोक के प्रशासन की बहुत सारी बातें हमें पता हैं। उसका कारण है वो इतने सारे स्तंभ और पिलर लिखवा के गए। अगर नहीं लिखवाते तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता। तो उनके व्यक्तिगत जीवन, ऐसे ही अगर मोदी जी के बारे में कोई जानेगा तो मोदी जी के बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों पर लिखवाया है, प्रचार प्रसार काफी ज्यादा किया है इंटरनेट की दुनिया से। लेकिन मनमोहन सिंह जी के बारे में देखोगे तो बहुत कम चीजें मिलेंगी क्योंकि उन्होंने प्रचार प्रसार कम किया है। तो उससे कहीं ना कहीं पता चलता है। ऐसे ही अशोक है, तो उनके कई शिलालेख हमें दिखते हैं जो व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है निगाली सागर। निगाली सागर ये एक क्षेत्र है, वहां पर अशोक ने लिखवाया है। ये कहां पे? नेपाल के तराई में। तराई क्षेत्र का मतलब भूगोल का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नदी थोड़ा सा सतह पर आती है और पानी भर जाता है, तो उसे कहते हैं तराई। जैसे हम जब घर बनता है तो उस टाइम भी तराई करते हैं, पानी डालते हैं, वही वाले क्षेत्र। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में अशोक का जब राज्य अभिषेक हो जाता है, राजा अशोक बन गया है, तो राज्य अभिषेक के बाद अशोक थोड़ा सा अपना आशीर्वाद लेने के लिए जाता है इस वाले क्षेत्र में। और यहां पर ये कनक मुनि, कनक मुनि मंदिर होता है, ऐसे ही स्तूप होता है। और इसने इस कनक मुनि स्तूप का जो आकार है वो 2 गुना करवा दिया, आकार 2 गुना करवा दिया, मतलब इसका ब्यूटिफिकेशन करवा दिया जिससे और ज्यादा लोग आए। जैसे अभी देखते हो आप, मोदी जी ने नई संसद बनवा दी, उसका आकार भी बड़ा करवा दिया। तो ये सारी चीजें एक तरीके से ऐसे ही उन्होंने करवाई और फिर यहाँ पर एक स्तंभ लिखवा दिया।
तो ये जिस क्षेत्र में था उसी के नाम पर नाम पड़ गया, निगाली सागर, नेपाल के तराई में। क्या किया अशोक ने, राज्याभिषेक के बाद यहाँ घूमने गया, कनक मुनि से आशीर्वाद लेने, और यहाँ पर कनक मुनि का जो स्तूप था उसका आकार दोगुना करवा दिया। और ये कनक मुनि किससे धर्म धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, या आप कह सकते हो एक तरीके से बुद्ध जी से जुड़े हुए। तो ये इनका पहला लघु शिलालेख है। उसके बाद रुम्मन देई, रुम्मन देई इस क्षेत्र में भी एक दिखता है, और रुम्मन देई अभिलेख, इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें बताया गया है अशोक बुद्ध जी के जन्म स्थल, बुद्ध जी का जहां जन्म हुआ, बुद्ध जी के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। अशोक कहां जाते हैं, बुद्ध जी के जन्म स्थल लुम्बिनी जाते हैं, और वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए गए होंगे। तो बुद्ध जी के जन्मस्थल लुम्बिनी गए, और यहाँ पर लिखा है कि वहां पर इन्होंने धार्मिक कर जो लेते थे लोगों से उसको माफ कर दिया। जैसे कोई धार्मिक स्थल पर जाता है या हमारे पीएम जाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां कुछ नई चीज करके आते हैं, कि आज से भाई राम मंदिर का जो सड़क है इतना चौड़ा हो जाएगा, या यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनेगा। ऐसे ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया, धार्मिक कर को माफ किया, कि अब यहाँ के लोगों पर धार्मिक कर नहीं लगेगा। साथ में भू राजस्व, जमीन पर जो कर लगता था उसको भी कम कर दिया। पहले 1/6 था, अब उसे घटा के 1/8 कर दिया। तो कर की दर को कम कर दिया। तो ये किस लिए किया, कि भाई आप लोग इतने पवित्र स्थान पर रहते हो, और मैं भी इसके प्रति अपना सम्मान दिखाना चाहता हूं, और आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए ये सब किया। इसीलिए कई बार रुम्मनदेही अभिलेख को कहा जाता है मौर्य साम्राज्य का आर्थिक अभिलेख है। आर्थिक अभिलेख क्यों है, क्योंकि इससे हमें मौर्य साम्राज्य की कर व्यवस्था के बारे में पता चलता है, कि इनके यहाँ टैक्स कैसे लगता था, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं इससे, रुम्मनदेही अभिलेख से। तो मौर्य साम्राज्य की करारोपण प्रणाली के बारे में रुम्मनदेही अभिलेख हमें बताता है। अगला जो अभिलेख है कौसाम्ब या रानी। कौसाम्ब एक क्षेत्र है, या जिसे हम कौसाम्बी या रानी का अभिलेख, रानी का उनका जिक्र है इसलिए कौसाम्बी या रानी का अभिलेख। इसमें क्या बातें हैं, अशोक ने के तोड़ने के लिए अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसको चेतावनी दी गई है अशोक के द्वारा। पहला काम तो ये किया है कौसाम्बी अभिलेख में। साथ में यहां पर अशोक की एक रानी और उनके पुत्र तीवर का जिक्र भी हमें किसमें मिलता है, इस शिलालेख में मिलता है। तो कौसाम्बी अभिलेख या रानी के अभिलेख में पहली बात बौद्ध संघ में जो फूट डाल रहे हैं उनको चेतावनी अशोक देते हैं। साथ में रानी करुवाकी
और साथ में अपने पुत्र तीवर का नाम भी यहाँ पे लिखवाया गया है। तो अशोक के लघु शिलालेख में हम लोगों ने 3 देखे। पहला देखा निगाली सागर, नेपाल के तराई क्षेत्र में राजअभिषेक के सब बाद कनक मुनि स्तूप दुगना करवा दिया आकार। दूसरा हमने रुम्मन लेक देखा जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ है, जन्म स्थल लुम्बिनी गए, धार्मिक कर माफ किया और साथ में भूरा जस रानी करुबाकी और पुत्र तीवर का जिक्र कौशाम्बी या रानी के अभिलेख में किया गया है। और अगर आप इनका मैप देखेंगे अशोक के साम्राज्य का, तो एक साम्राज्य का चोल, चेर, पांड्या, ये चोला है, ये चेरा है, ये पांड्या, ये ताम्र पारनी श्रीलंका, ये कलिंगा जहां पर अशोक ने के तोरवा, और यहाँ पर ये कुछ प्लेस हैं धोली, यहाँ पर भी हमें कलिंगा के बारे में पता चलता है। कल हमने देखा था कि बहुत जगह, कुछ जगह अशोक का नाम, अशोक नाम से ही पिलर हैं। वो कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो मास्की हमने देखा, दूसरा उत्तूर देखा, तीका ये, और तीसरा गुर्जरा। ये सारी चीजें एक तरीके से, तो एक बार आप भी मैप में देख लेना, मैं फोटो भी डाल दूंगा कि अशोक के स्तंभ या अशोक के पिलर साइड या स्तूपा जो उन्होंने बनवाए वो कहाँ के हैं। ये लुम्बिनी वाला क्षेत्र जहां पर अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है। तो अशोक ने ये सारे काम किए और अशोक ने एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, और उसका कारण था उसकी नीति, धम्म की नीति, और साथ में उसके स्तंभ, एक तरीके से सूचना, चेतावनी, और साथ में लोगों के साथ राजा के जुड़ाव को करने के लिए। जैसे आप देखते हैं हर जगह कैमरा लगा दिए जाते हैं और एक पोस्टर छाप दिया जाता है कि आप लोग कैमरे की निगरानी में हो। ऐसे ही स्तंभ से लोगों को लगता था कि भाई अशोक हमारे आसपास है। तो ये तरीके होते हैं कैसे आप लोग जनता तक अपनी सूचना पहुंचाते हो, और फिर बाद में अशोक को अपनी शक्ति का, जो हार्ड पावर है, कठोर शक्ति है, उसका उपयोग करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। एक और अभिलेख जिन्हें हम कहते हैं गुफा अभिलेख। गुफा अभिलेख में एक अभिलेख काफी ज्यादा फेमस है और वो हमें कहाँ दिखता है, बाबर की गुफाएं या बाबर पहाड़ी। बाबर पहाड़ी ये कहाँ है, पूर्वी भारत में, उड़ीसा, झारखंड, उसके आसपास के क्षेत्र में आपको दिखेगा। तो बाबर की पहाड़ियों को काट कर अशोक ने वहां पर कुछ भिक्षुओं के लिए घर बनवाए, या एक तरीके से कहो उनके लिए गुफा बनवाई, और उन गुफाओं का नाम अशोक ने सुधामा, सुधामा का नाम आपने सुना होगा, कृष्ण के प्यारे दोस्त सबसे, साथ में कर्ण चौपाल, एक और नाम दिया कर्ण चौपाल। पहली बात तो इन्होंने पहाड़ों को काटा, और पहाड़ों को काटा इसका मतलब इनके पास वो तकनीक होगी कैसे पहाड़ कटेंगे, और फिर पहाड़ को काट कर उसे रहने के लिए बनाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे थे, तभी ऐसी सारी चीजें होती है। तो ये भी सारी चीजें हमें पता चलती हैं। और यहाँ इस गुफा को उन्होंने आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के लोगों को दे दिया, दान में दे दिया। तो इससे पता चलता है कि अशोक जो धार्मिक लोग थे उनका काफी ज्यादा सम्मान करते थे, और उनके लिए ऐसे ऐसे निर्माण के कार्य, साथ में लघु शिलालेख देखे, और उसके बाद हमने देखा
उसने कुछ गुफाएं बनवाई जिनमें क्या है, बाबर पहाड़ी, सुदामा, कर्णचौपाल, आजीवक संप्रदाय। तो ये हमने देखे अशोक के अभिलेख, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी चीजें हमें अशोक के अभिलेख के बारे में पता। अगला जो सामाजिक स्तर पे अशोक ने काम किया, धम्म की नीति। अशोक की धम्म की नीति क्या थी? कुछ लोग बोलते हैं कि अशोक पोप बनना चाहता था, धार्मिक रूप से अपने आप को महान कहना चाहता था, इसलिए अशोक ने ये नीति चलाई। लेकिन दूसरे बोलते हैं नहीं भाई, अशोक धम्म की नीति किसी और कारण की वजह से लाया। तो सबसे पहले, धम्म की नीति है क्या? दूसरा, इसका लक्ष्य क्या है? तीसरा, स्वरूप, और फिर इसका प्रसार उसने कैसे करवाया, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, धम्म की नीति है क्या? सबसे पहली बात, धम्म की नीति एक आचार संहिता है, सामाजिक आचार संहिता। सामाजिक का कहने का मतलब क्या है? समाज में कुछ विचारों को फैलाने के लिए जो अच्छे हैं, या आप कह सकते हो नैतिक मूल्य। जैसे बचपन में हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। जैसे एक कहानी आपने भी सुनी होगी कि भाई, एक इंसान के चार लड़के थे, वो बहुत लड़ते रहते थे आपस में। तो एक दिन उनके पिताजी ने पहले एक एक लकड़ी उनको दी, तो उन लोगों ने तुरंत तोड़ दी। फिर उसके बाद पिताजी ने चारों लकड़ियों को मिलाकर अब कहा उनको एक एक करके अब उसको तोड़, तो उनमें से किसी से टूटी नहीं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? एकता में बल होता है। ऐसे ही अशोक ने अपने लोगों में, अपने नागरिकों में नैतिक मूल्य को बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई जिसका नाम था धम्म की नीति। और ये कोई धर्म नहीं था। कैसे पता चलता है कोई चीज धर्म है या नहीं? धर्म को पता करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला, एक तो वो किसी की पूजा करते हो, या तो मूर्ति बनाकर या किसी को वैसे ही भगवान मानकर। दूसरा, उसकी कोई पुस्तक हो, या तो उनके पास कोई मूर्ति हो या कोई व्यक्ति हो जिसकी वो पूजा करते हो, कोई एक पुस्तक हो, और साथ में उस धर्म को मानने वाले कुछ लोग हों। लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं दिखता, ना तो कोई मूर्ति, या ऐसा नहीं कि अशोक खुद उसका बोला हो मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो। ना कोई ऐसी कोई पुस्तक है जिसके लिए धम्म को पढ़ना था, ना कोई ऐसे लोग हैं जो धम्म को पूरी तरीके से मानते थे या उसकी पूजा पाठ करते थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये धर्म नहीं था, ये एक सामाजिक आचार संहिता थी जो नैतिक मूल्य या नैतिक शिक्षा देने की बात करती थी। जैसे आज के हमारे समाज में भी सरकार ने हमारे संविधान में हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं। जैसे हमें राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। ये सारी बातें जैसे आजकल हम करते हैं, वही सारी चीजें धम्म की नीति में थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं धम्म क्या था? सामाजिक आचार संहिता। ऐसे आपसे प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में पूरा क्वेश्चन आता है कि धम्म की नीति में क्या क्या चीजें थी, क्या एक धार्मिक चीज थी या फिर सामाजिक आचार संहिता। और मध्यकाल में हम देखेंगे अकबर जब आएगा वो भी ऐसी नीति लॉन्च करेगा। अकबर जजिया कर हटाएगा, साथ में बोलेगा सभी धर्मों के जो प्रमुख हैं वो इमाम बाड़ा में आए और वहां पे हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे के विचारों को, और अपने समाज को हम लोग कैसे चलाएं ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और आज के आधुनिक युग में भी आपको ये दिखता है, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब स्कीमें क्या है? ये सब स्कीमें कहीं ना कहीं सामाजिक आचार संहिता का एक पार्ट है, जो लोगों को कुछ मूल कर्तव्य सिखाने के लिए, नैतिक शिक्षा कराने के लिए तरीका है जिससे नेता या हमारी सरकार हम में कुछ परिवर्तन करना चाहती है। तो यही सारी बातें आपको इसमें दिखती हैं। तो सबसे पहली बात आपको भी क्लियर होगी कि ये
धम्म की नीति क्या थी? एक सामाजिक आचार संहिता थी जिसमें मोरल वैल्यू, इसमें मोरल वैल्यू क्या थी? वही बड़ों का सम्मान करना, अहिंसा रखना, हिंसा में शामिल नहीं होना। जैसे अभी सरकार बोलती है आप लोगों को ऐसे किसी भी व्यक्ति या किसी भी आंदोलन से संपर्क नहीं रखना चाहिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी की प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, और पहुंचाएगा तो कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा और आपके ऊपर भी सजा लगेगी। और आजकल आप देखते हैं योगी बाबा का बिल्डोजर चल जाता है। तो ये सारी नीतियां कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, साथ में आपको अपने जीवन में सहनशीलता रखनी चाहिए, उदार होना चाहिए, जिससे आप एक दूसरे से बात कर सकें। अगली बात आती है इसका लक्ष्य क्या था। तो हर साम्राज्य का या राजा का लक्ष्य होता है कि वो एक महान साम्राज्य बने या बड़ा नेता बने। वही लक्ष्य अशोक का था। अब अशोक के पास दो ऑप्शन है, या तो कठोर शक्ति के थ्रू ये करे। कठोर शक्ति क्या है? तलवारबाजी के थ्रू डरा के लोगों को धमका के करे, या फिर प्रेम से लोगों के अंदर ऐसी वैल्यू डाल दो जिससे समाज में शांति अपने आप बन जाए। और धम्म की नीति कहीं ना कहीं वो नैतिक शिक्षा लोगों को दे रही थी। जब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं तो कानून व्यवस्था की समस्या कहां से बनेगी? जब लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो वहां भी कानून की समस्या नहीं होगी। तो ये सारी समस्याएं कब आती हैं? जब लोगों के अंदर कमियां होती है, क्योंकि लोग समाज को बनाते हैं, समाज लोगों को नहीं, और वो समाज ही देश का या राज्य का निर्माण करता है। तो इसका सिंपल सा लक्ष्य था अपने समाज में शांति बनाए रखना। और शांति किस लिए जरूरी है? आर्थिक विकास के लिए। तभी हम कृषि का उत्पादन ज्यादा कर पाएंगे, तभी व्यापार ज्यादा कर पाएंगे, जब लोगों में शांति होगी। अगर शांति नहीं है तो दिक्कत होगी। इसलिए ये सारी चीजें एक तरीके से हमें दिखती हैं। अगली बात आती है स्वरूप कैसा था। तो स्वरूप में हमें दिखता है कि भाई ये सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिला जुला के बोलता है। सभी धर्मों की अच्छी बातें इसमें शामिल है। बहुत सारे लोग बोलते थे ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का ही वो है। लेकिन अगर ये बौद्ध धर्म का होता तो इसमें बौद्ध धर्म के जो प्रमुख चीजें हैं, एक तो निर्वाण मतलब मोक्ष, वो शामिल होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं बात नहीं है कि आपको निर्वाण के लिए या मोक्ष के लिए काम करना चाहिए। साथ में बौद्ध धर्म की एक और चीज अष्टांगिक मार्ग, जिसे गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अगर तुम्हें इस जीवन में मुक्ति पानी है तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। लेकिन अशोक कहीं भी अपनी धम्म की नीति में ये सारी चीजों का जिक्र नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं इसका स्वरूप सामाजिक था, धार्मिक नहीं था। ऐसा ही था जैसे हमने देखा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, नव जागरण जब भारत में आया, ऐसे ये भी एक सामाजिक सुधार आंदोलन की तरह है। समाज के अंदर सुधार है। और मोदी जी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने भी बहुत सारे सुधार किए, जिसमें स्वच्छता के ऊपर लोगों को जागरूक करना हो, दरवाजा बंद अभियान हो कि भैया आप लोगों को खुले में शौच नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई हैं। और प्रसार कैसे किया? तो प्रसार करने के लिए अशोक ने पहले तो एक अधिकारी को बनाया कि जो लोग इन चीजों का सही से मानते नहीं है उन लोगों को थोड़ा सा डराया जाए या सजा दी जाए, जिसको बोलते थे, कहते धम्म महामात। धम्म महामात नामक एक अधिकारी बना। उस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको देखना है कि कहां कहां इस सामाजिक आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अगर कोई ज्यादा उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सजा दी जाए या उन लोगों को बताया जाए। अभी भी जैसे वो
जुड़ती है कि भाई कैसे। एक मिनट रुकना भावना जी, कोई कॉल। तो एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम है धम्म महामात्र। इसका काम क्या है, जो इस सामाजिक आचार संहिता का पालन नहीं करता उसको समझाना, और समझ से भी नहीं माने तो दंड देना। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में पहले सब लोगों को प्यार से समझाया गया कि भैया आप लोगों को नदी के अंदर कपड़े नहीं फेंकने, लेकिन अब जो लोग नहीं मानते उनके ऊपर अब केस भी होता है। तो ये एक तरीके से जो हमारे समाज में सुधार की बात करते हैं उसी का एक तरीके से नतीजा है। साथ में ही कुछ जुलूस, जिसे हम कह सकते हैं धम्म यात्रा, उन्होंने चलाई। जैसे हम लोग जागरूकता करने के लिए जब मोदी जी गए, या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, तो ये सारी यात्राओं का प्रतीक क्या होता है कि लोगों को अपने साथ जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बातें बताना। ऐसे ही अशोक ने कुछ समूह बना बना के लोगों को भेजा कि जाइए अब धम्म यात्रा निकालिए और लोगों को बताइए कि धम्म यात्रा का मतलब क्या है, धम्म का अर्थ क्या है। क्योंकि लोगों को जब पता ही नहीं होगा तो कैसे वो कानून व्यवस्था को बनवाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है आप उनको बताओ कि धम्म यात्रा का मतलब ये होता है, ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं। तो ये सारी चीजें जब बताई जाती हैं तो उसी से ये लोग जुड़ गए। साथ में इन्होंने धर्म लिपि लिख लिख कर भी लोगों को समझाया। बड़े बड़े होल्डिंग लगवाई, जैसे मोदी जी लगवाते हैं, मेट्रो से लेकर पेट्रोल पंप के आसपास हर जगह आपको बड़ी बड़ी होल्डिंग दिखेंगी कि भैया एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलता है, इसके द्वारा मिलता है, आप लोग वैक्सीन लगवा लो फ्री में। ऐसे ही इन्होंने बड़ी बड़ी होल्डिंग लिखवाई, उसमें लिखवाया और नाम भी अंकन करवाया कि भाई ये सामाजिक वैल्यू है जिनको आप लोगों को समझना होगा। ऐसे ही सामाजिक वैल्यू, मूल्य हमारे समाज में आज भी आपको होल्डिंग के थ्रू दिखते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी धम्म की नीति का हिस्सा थी। और अशोक ने अपने खुद के बेटे, उनका खुद का एक बेटा था महेंद्र, उसे भी इस धम्म का प्रचार उन्होंने सिर्फ देश तक नहीं किया, विदेशों में भी किया। और खुद बौद्ध धर्म को मानते थे। और ये जो नीतियां थी, कहीं ना कहीं उस टाइम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म था वो था बौद्ध धर्म, काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा था। तो अशोक ने इस धम्म की नीति के द्वारा बौद्ध धर्म को भी विदेशों में पहुंचा दिया। और अभी आप देखेंगे पूरा आसियान, जिसमें वियतनाम, म्यांमार, साथ में आपको मलेशिया, कंबोडिया, ये सारे देश, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, तिब्बत, इन सब देशों में बौद्ध धर्म दिखाई देता है। तो ये सब बौद्ध धर्म किसने बनवाया? ये सब अशोक ने बनवाया। तो आज के टाइम एक तरीके से अशोक ने अपनी विदेश नीति के प्रचार के क्षेत्र में भी धम्म की नीति का उपयोग किया, और उन लोगों से बोला देखो भैया प्यार से रहेंगे ना, आप पे हम पे आक्रमण करना, ना मैं आप पे आक्रमण करूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा? दोनों अगर साथ में चलेंगे तो सबका व्यापार होगा, सबको आर्थिक लाभ मिलेगा, आपके समाज का विकास होगा तो हमारे समाज का भी विकास होगा। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान और भारत के अगर रिश्ते सही करने हैं तो उसके लिए जरूरी है आपस में व्यापार हो, एक दूसरे के विचारों को समझा जाए और लोग शांति प्रिय हों। ऐसी ही विदेश नीति है, और आज तक हमें इस विदेश नीति का फायदा मिलता है। अभी भी हम जब साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं तो बुद्ध जी के नाम पर या धम्म की नीति के आधार पर वो लोग हमारा सम्मान करते हैं। पहले भी दुनिया ऐसे ही चलती थी, या तो आप कठोर पावर का यूज कर सकते हो या आप सॉफ्ट पावर का यूज कर सकते हो। कठोर पावर की दिक्कत ये होती है, आप ज्यादा दिन तक कठोर शक्ति का यूज करके मार पीट के किसी को अपने अंदर नहीं रख सकते। और सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर एक ऐसी चीज है जो आपकी सम्मान करता है, क्योंकि आप बड़े हैं, साथ में आपकी सोच अच्छी है, इसलिए आपका कोई सम्मान करता है। इसीलिए दुनिया में अभी भी जो देश सुपर पावर बनना चाहते हैं या अभी हैं, तो उनको ये सारी पावरों का यूज करना पड़ता है। चीन एक ऐसा देश है जो कठोर शक्ति पर ज्यादा भरोसा करता है, डरा के धमका के। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सॉफ्ट पावर का उपयोग करता है। अशोक ने भी किया, अकबर ने भी किया। हमारे देश में जब भी ये नीति की जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने सॉफ्ट पावर का यूज किया।
और ये कैसे दिखता है? हमने अपनी संस्कृति को लोगों को बताया, योग के बारे में बताया, योग क्या होता है, अपने वैदिक धर्म के बारे में बताया, गीता के बारे में बताया। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, वो भी उस सॉफ्ट पावर का उपयोग है। विदेश में कोई इंसान भारतीय गाना गा रहा है, हमारी भाषा का उपयोग कर रहा है, दिवाली, होली, ईद, ये सब भारत की सॉफ्ट पावर का उपयोग। तो सबका मानना अलग अलग होता है। अशोक ने भी सॉफ्ट पावर का यूज किया, पहले उसने हार्ड पावर का यूज किया, लेकिन उसे समझ आया ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को भी मारूंगा और इसका कोई अंत नहीं है, और जिस दिन मैं मर गया उस दिन मौर्य एम्पायर भी खत्म। क्यों? क्योंकि हार्ड पावर किसी के पास रहेगी नहीं। इससे बढ़िया लोग खुद अगर मेरा सम्मान करें तब मैं उनको रूल करूं तो अलग बात। इसीलिए अशोक की धम्म की नीति ने उसको काफी आगे बढ़ने का मौका दिया। और दुनिया में तीन ही राजा ऐसे हैं जो महान हुए हैं, जिनमें एक है अशोका द ग्रेट, दूसरे हैं अकबर द ग्रेट, और तीसरे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये सारे लोग महान इसलिए हुए क्योंकि इनकी नीतियां ऐसी थी जिन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का पालन किया कि पूरा संसार ही एक परिवार है, और सबके साथ प्यार के साथ रह के आगे बढ़ाए। इसीलिए अशोक के पास काफी बड़ा क्षेत्र था, अफगानिस्तान से लेके साउथ ईस्ट एशिया, नीचे श्रीलंका, उन सब के साथ इसके अच्छे संबंध थे। तो इसीलिए भारत का नाम भी प्राचीन काल में काफी ज्यादा महान हुआ। आगे जाके अशोक की नीति को हम अकबर में देखेंगे, और आगे जाके आधुनिक युग में आज आप मोदी जी को देख सकते हैं। इन सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमारे समाज और हमारे संविधान में भी ये सारी वैल्यू दिखती हैं। आप हमारे संविधान का प्रियम्बल पढ़ोगे, उसमें भी ये बातें लिखी होती हैं। साथ में हमारी जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य जो पाठ 4 में है, वो भी इन्हीं बातों की बात करता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। यही सारी बातें कौन कहते हैं? अशोक कहते हैं। तो ये आज की क्लास थी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप